हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। हम आज शुरू कर रहे हैं लक्ष्य प्रगति की पीसीएस की पाठशाला में मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी क्लास कराऊंगा जो भी पीसीएस के लिए ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, जितनी ज़रूरत है जिससे सवाल बन जाए आपके। एग्ज़ाम क्लियर करना आपका मोटिव होना चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियन से। स्टार्टिंग तो यही है मॉडर्न हिस्ट्री की। अराइवल ऑफ यूरोपियन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूरोपियंस का अराइवल, सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, पता होगा आपको। पुर्तगीज आए थे सबसे पहले। कौन आया था? वास्को डगामा आया था। ये वास्को डगामा साहब जो 1498 में कालीकट में अपने अपना कदम रखे थे। पर ये सर्च, जो भारत आने का, भारत को खोजने का जो ये सिलसिला चालू हुआ था, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ये चालू हुआ था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये तो आप जानते हैं। भारत का ट्रेड जो है वेस्ट के साथ शुरू से रहा है, लेकिन 1453 में एक टर्म सुना होगा आपने, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। सुना होगा। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टेंटिनोपल पे ओटोमन तुर्क का कब्जा हो गया था, कंट्रोल हो गया था। तो पहले जो ट्रेड होता था रेड सी के थ्रू, पर्शियन गल्फ के थ्रू, ये जो ट्रेड होता था वो बहुत ही फेवरेबल ट्रेड हुआ करता था इन लोगों के लिए। लेकिन जब से ये ओटोमन तुर्क का जो कब्जा हुआ ना, ये लोगों ने इतना टैक्स लगा दिया कि वो जो फेवरेबल ट्रेड था वो अनफेवरेबल हो गया इन लोगों के लिए, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के लिए, जो लोग आते थे ट्रेड के लिए। दूसरा ये था रीजन कि वो जो ट्रेड था उसमें दो पावर का बहुत ज्यादा मोनोपोली था। एशियन साइड पे जो भी अरब मर्चेंट्स थे उनका बहुत ज्यादा मोनोपोली था, और यूरोपियन साइड पे इटली का मोनोपोली सबसे ज्यादा था। सबसे ज्यादा क्या, उसका मोनोपोली था। ठीक है। और जो वेस्टर्न कंट्री हैं उनको बहुत प्रॉफिट होता था भारत के साथ ट्रेड में। तो दो जो कंट्री है, पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगाल और स्पेन, इन दोनों लोगों ने खोज की शुरुआत की, अलग अलग देशों की खोज की शुरुआत की। और उस समय पुर्तगाल पुर्तगाल का एक प्रिंस हेनरी, इसका निक नेम जो है नेविगेटर था। इसके ऊपर है ना ऑब्सेशन था, किसी तरह भारत को खोजना है। ये अपने जीवन काल में तो नहीं खोज पाए, लेकिन उसके बाद 1498 में वास्को ड गामा भारत आया। उसके पहले पुर्तगाल और स्पेन के बीच जब ये लड़ाई चल रही थी अलग अलग देशों को खोजने की, तो उस समय एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास। ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास, ये सब ईयर याद रखिए क्योंकि मैच करने के लिए आता है, तो याद रहना चाहिए। पुर्तगाल और स्पेन के बीच ये ट्रीटी हुई थी। इस ट्रीटी में क्या था, अटलांटिक ओशियन में एक केप वर्डे आइलैंड है, उससे 1300 माइल वेस्ट में एक इमेजिनरी लाइन को माना गया। और ये जो इमेजिनरी लाइन है, इसके ईस्ट में, ये एक इमेजिनरी लाइन, इसके ईस्ट साइड पे पुर्तगाल जो है वो अपना डिस्कवरी करेगा, और वेस्ट साइड पे स्पेन अपना डिस्कवरी करेगा। तो इन्होंने जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड था उसको दो भागों में बांट दिया, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट में पुर्तगाल और वेस्ट में स्पेन अपना डिस्कवरी करेगा। तो इसी के तहत डिस्कवरी चालू चालू हुई। वास्को ड गामा के आने से पहले 1487 में, याद रखिएगा 1487 में केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके, ये पहला बंदा था, बार्थोलोमो डियाज, केप ऑफ गुड होप को इसने क्रॉस करते हुए जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके ईस्टर्न कोस्ट पे
ये पहुंचा था बार्थोलोमो डियाज। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू रीच इन इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में पहुंचने वाला ये पहला बंदा था। ये जब पहुंचा ईस्टर्न कोस्ट पे, तो व्हाट ही फेल्ट, इसे लगा कि मैंने इंडिया को खोज लिया है, यही इंडिया है। बट ऐसा था नहीं। इंडिया 10 साल बाद 1498 में वास्को डी गामा ने फिर पहुंचा फाइनली। वास्को ड गामा भी इसी रास्ते से आया था, केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करते हुए वो भी ईस्टर्न कोस्ट पे पहुंचा। लेकिन ईस्टर्न कोस्ट पे उसकी किस्मत ठीक, एक गुजराती पायलट मिल गया उसको, अब्दुल माजिद। ये सब नाम भी याद रखना है, क्वेश्चन आ गया कि कौन उसको लेकर गया, तो इसलिए अब्दुल माजिद। कहानी की तरह सुनिए, कहानी की तरह सुनिए, इससे आपको याद रहेगा। तो अब्दुल माजिद नाम का जो बंदा था, गुजराती पायलट था ये इसको वास्को ड गामा को लेकर गया कहाँ, कालीकट में। कालीकट में स्वागत किसने किया? स्वागत नहीं करोगे हमारा? वास्को ड गामा ने बोला बोला स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो जैमोरिन ने इसका स्वागत किया। इसका नाम राजा माना विक्रमान भी है, समुद्री भी कहते हैं। इस तरफ दिखाई नहीं देगा, मैं इस तरफ लिखता हूँ। राजा माना विक्रमान या फिर समुद्री, ये सब नाम याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हो गए यहाँ। कैसे वास्को ड गामा पहुंचा, कालीकट पे पहुंचा, जमोरिन ने उसका स्वागत किया, क्योंकि ट्रेड में फ़ायदा तो सबको लेना था। तो ये पहुंचे जब वास्को ड गामा, और जो ये स्पाइसेस के ट्रेड के लिए पहुंचे थे। स्पाइसेस में मेनली कार्डमम, पेपर ट्रेड वैसे सबसे ज़्यादा हुआ था, ब्लैक गोल्ड भी कहते थे इसको। तो इसका ट्रेड इसने किया था, और ये कहा जाता है कि 60 टाइम्स प्रॉफिट लिया था इसने। 60 टाइम्स प्रॉफिट लिया था किसने? तो वास्को ड गामा ने। उसके बाद 1498 में ये चला गया था। ये वैसे 3 टाइम्स विजिट किया है भारत। क्वेश्चन आ सकता है कितनी बार विजिट किया है, तो 3 टाइम्स विजिट किया है। एक तो 1498 में, फिर 1502 में, और फिर तीसरी बार जो आया था ये 1524 में आया था। 1524 में ये पुर्तगीज गवर्नर बनकर आया था। पुर्तगीज गवर्नर बनकर आया था। इसको पुर्तगाल की सरकार ने गवर्नर बनाकर भेजा था यहाँ पे। ठीक है, तो और 15 उसके बाद, वास्को ड गामा के जाने के बाद, एक और था बंदा, पेड्रोस एल्वारेज कैब्रियल। ये वही बंदा है जिसने ब्राजील की खोज की थी। ब्राजील पहुंचने वाला पहला बंदा था ये। ठीक है, तो हमें ये आया था 1500 में। इसने अपनी फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश की थी। फैक्ट्री से मतलब ये समझिएगा, वहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे थे। क्या नाम है, पुर्तगाल। ये सिर्फ इनका एक वेयर हाउस या स्टोरेज जो कह सकते हैं, वो जहाँ से जैसी सामान कलेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं तो एक प्लेस होना चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसा तो नहीं है कि कुछ सामान लिए और शिप से फिर भेज दिए। तो एक जगह जहाँ पे ये सारा कलेक्शन होता था, वेयर हाउस की तरह ये था, और वहाँ पे ये सारा सामान जो है स्टोर रहता था। फिर जब शिप जाती थी तो वो सब चला जाता था। तो फैक्ट्री जो है एक तरह से वेयर हाउस था। ठीक है, तो ये पॉइंट सब याद रखना है। अभी तक जो हमने देखा उसमें क्या क्या है, उसमें ये है कि हमने देखा कि वास्को ड गामा आया, उसके पहले बार्थोलोमो डियाज आया था। और बार्थोलोमो डियाज जो है ईस्टर्न कोस्ट तक ही आ पाया था, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट। और ये भारत नहीं पहुंचा था। वो पहला बंदा था जो इंडियन ओशियन में आया था। अटलांटिक ओशियन से इंडियन ओशियन आया था। फर्स्ट बंदा था जिसने केप ऑफ गुड होप को क्रॉस किया था। ये जो ज़रूरत पड़ी थी, ये किस लिए ज़रूरत पड़ी थी? क्योंकि जो मोनोपोली था मुस्लिम मर्चेंट्स का, अरब मर्चेंट्स का, उधर इटली का, उसको बाईपास करना था। इसलिए ये
रूट जो है, सर्च फॉर न्यू सी रूट जो है, ये स्टार्ट हुआ था। जिस समय वास्को ड गामा आए थे, उस समय जो पोर्तुगल का राजा था वो था किंग मैनुअल वन। ये सब फैक्ट है, याद रखिएगा। किंग मैनुअल वन था, जो कि किंग था उस समय पोर्तुगल का। उसके बाद सेकंड जो बंदा है वो पेड्रो एल्वराज कैब्रियल था, जिसने ब्राजील की भी खोज की थी। इसने फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था, कहाँ पे? तो कालीकट में। कालीकट में इसने फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। कालीकट में इसने फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। फैक्ट्री बता दिया मैंने, फैक्ट्री क्या था। जब इसने फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी तो वहाँ बताया मैंने कि अरब मर्चेंट्स का मोनोपोली था। तो इन लोगों के बीच जो है वार जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ये लोग अपना कंट्रोल चाहते थे। ये वार में बहुत सारे पुर्तगीज को हटाने की कोशिश की गई मुस्लिम मर्चेंट्स के द्वारा, इजिप्टियन ममलुक्स के द्वारा, गुजरात के सुल्तान थे उनके द्वारा। जब ये खबर पहुंची पुर्तगाल में, तो उन्होंने बोला कि अब हमारा जो पोजीशन है वहाँ पे उसकी उसको सेफली रखने के लिए अब हम अपना गवर्नर भेजेंगे। तो पहला गवर्नर आया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये पहला गवर्नर है, याद रखना है, फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया। गवर्नर था ये, 1505 में आया, 1509 तक था ये। इसकी कुछ बातें हैं, क्या क्या इसने किया है, क्या हुआ है उस पीरियड में, वो समझना जरूरी है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है, ये जब आए यहाँ पे तो इन्होंने कालीकट के जो रूलर जैमोरिन था उसको इसने बोला क्या कि भाई आप अरब मर्चेंट्स को साइड कर दो, हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें मोनोपोली चाहिए, साइड कर दो। जिसपे जैमोरिन जो थे वो नहीं माना। नहीं माना तो इसने वार डिक्लेयर कर दिया कि वार है हमारा आपके साथ। और दूसरा जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, इसने राजा जो कोचीन के राजा हैं उन्होंने इसको इनवाइट किया था कि भैया आओ और हमारे यहाँ पे अपना, हमारे यहाँ से ट्रेडिंग करो कोचीन से। तो इनके बीच और जमोरिन के बीच वार हुआ। तो पहला जो वार हुआ था, ये याद रखिएगा, इसे बैटल ऑफ चौल कहते हैं। ये 1508 में हुआ था। और ये जो 1508 में हुआ था बैटल ऑफ चौल, ये जमोरिन के साथ स्पेशली नहीं था। जमोरिन ये इजिप्टियन ममलुक्स के साथ हुआ था। इजिप्टियन ममलुक्स के साथ हुआ था ये वॉर। और इसमें जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, पुर्तगाल की हार हुई थी। पुर्तगाल की हार हो गई थी फर्स्ट बैटल ऑफ चौल में, ये ध्यान रखना है बिल्कुल। और जो ये ममलुक्स थे उन्होंने कैनानूर का सीज कर लिया था। बैटल ऑफ चौल पहला पोर्तुगीज डिफीट था इंडियन ओशियन में। पहला पोर्तुगीज डिफीट था इंडियन ओशियन में। ये फिर से अपनी शक्ति को बढ़ाए और फिर बैटल ऑफ दीव हुआ। दमन दीव सुना होगा आपने, दीव हुआ, बैटल ऑफ दीव। बैटल ऑफ दीव हुआ 1509 में, 3 फरवरी। इसमें एक तरफ तो पुर्तगीज थे और दूसरी तरफ जो थे, 3 सुपर पावर थे। सुपर पावर उस समय इजिप्टियन ममलुक्स, उसके साथ गुजरात के सुल्तान, गुजरात के सुल्तान और जैमोरिन। लेकिन इन तीनों की कंबाइंड नेवल फोर्स को पुर्तगीज ने हरा दिया। और बैटल ऑफ ड्यू में विक्ट्री हो गई किसकी? पोर्तुगीज की बैटल ऑफ ड्यू में विक्ट्री हो गई। और विक्ट्री के साथ साथ एक तरह से इन्होंने मोनोपोली भी अपनी दिखा दी और ट्रेड में मोनोपोली इनका स्टार्ट हुआ। इसके बाद 1509 में ये तो चले गए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसके बाद जो आया वो आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी एल्बुकर्क।
नाम याद रखिएगा। पहला पोर्तुगीज गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बट जो रियल फाउंडर था पोर्तुगीज एम्पायर का भारत में, वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। ये जो है, ये जब आए थे 1509 से थे ये भारत में, और 1509 से ये भारत में थे, 1515 तक भारत में रहे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, समाज सुधारने के लिए भी कुछ कुछ चीज़ किया, जैसे कि इसने सती प्रैक्टिस जो था उसको बैन कर दिया था, सती प्रैक्टिस को बैन किया था इसने। इससे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने एक फोर्ट भी बनाया था, फोर्ट अंजेडीवा पे, फोर्ट अंजेडीवा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, फोर्ट अंजेडीवा का परमिशन जो है, ये क्वेश्चन आया हुआ है वैसे। वीर नरसिम्हा, वीर नरसिम्हा राया। इस समय आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा डायनेस्टी चल रहा है साउथ में। तो वीर नरसिम्हा राय से परमिशन लेके फोर्ट अंजेडीवा इसने बनाया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी भी लाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है, इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज सिस्टम, परमिट सिस्टम। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का कॉन्सेप्ट ये है कि पुर्तगाल जो है, या पुर्तगीज जो है, वो ये बिलीव करते थे कि इंडियन लैंड पे फोर्ट बनाने से बेटर है कि हम जो समुद्र है उस पे अपना मोनोपोली रखे, उसमें हम पावरफुल रहें। क्योंकि वो कोस्टल एरिया पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, कोस्टल सिटीज़ में हो रही हैं, तो अगर जो इंडियन ओशियन है उस पर अगर इनका मोनोपोली रहेगा, कब्जा रहेगा, बहुत अच्छा इनका नवल फोर्स तो था ही, तो कोई और पावर जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी है, पर ये उतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे, इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? तो इन्होंने कार्टे सिस्टम स्टार्ट किया था। इसको परमिट सिस्टम भी कह सकते हैं। अब देखिए 1509 में तो बैटल ऑफ द्यूब, इन्होंने तीनों पावर को हरा दिया था, इनका मोनोपोली हो गया था। तो अब क्या है कि जो भी शिप पास करेगी और कोई भी पोर्तुगीज सेटलमेंट पे अगर जा रही है, तो इट नीड्स अ लाइसेंस। ये लाइसेंस चाहिए था कि जैसे कि कोस्टल सिटीज है, कोस्टल सिटीज पे जो भी, कोस्टल सिटीज पे जो पोर्तुगीज का जो भी सेटलमेंट है, वहां पे अगर कोई शिप आ रही है तो इट नीड्स अ लाइसेंस टू रीच देयर। तो वो लाइसेंस सिस्टम जो है, ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने स्टार्ट किया था। और जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ये भी किया था कि इसने जो भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे ना, वहां पे इसने अपना बेस बना लिया था। जैसे कि इंडियन ओशन में आ रहे हैं, तो एक तो आपने देखा है केप ऑफ गुड होप से आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो ट्रेड हो रहा था वो रेड सी और पर्शियन गल्फ की तरफ से हो रहा था। तो पर्शियन गल्फ पे इसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना बेस बना लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, ये पर्शियन गल्फ जो है उसको गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और रेड सी पे इसने, रेड सी पे, पर्शियन गल्फ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और मलक्का पे, ये तीनों जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे, कहाँ कहाँ? हॉर्मुज, मालाबार तो आप जान ही रहे, मालाबार और मलक्का, और रेड सी पे। रेड सी पे कौन सा स्ट्रेट है? बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, बाब अल मंदेब स्ट्रेट है जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है। तो इन सब जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वहां पे इसने बेस बना लिया। अब ये बेस है, वहां से कोई भी शिप निकल रही है, उसे कहाँ जाना है ये बताना है। और अगर वो सेटल पोर्तुगीज सेटलमेंट पे आ रही है तो भैया परमिट लो। ये भी इनके एक अर्निंग का एक जरिया हो गया, परमिट सिस्टम स्टार्ट हो गया। अल्फांसो डो एल्बुकर्के ने और क्या किया? इसने जो है फोर्ट भटकल बनाया, भटकल, फोर्ट भटकल बनाया।
जैसे पहला वाला अभी हमने पढ़ा था कि ये फोर्ट अंजे दीवा बना था वीर नरसिम्हा राय के परमिशन से, और फोर्ट भटकल जो बना था वो कृष्ण देव राय के परमिशन से बना था, कृष्ण देव राय ने परमिट किया था। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। फोर्ट भटकल किसके परमिशन से बनाया, किसने परमिशन दिया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ये बनाने के लिए, तो ये सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट काम इसने क्या किया कि इसने गोवा को कैप्चर कर लिया 1510 में विद द हेल्प ऑफ कृष्णदेव राय, विद द हेल्प ऑफ कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के हेल्प से, कृष्णदेव राय के हेल्प से इसने गोवा पे कैप्चर कर लिया। गोवा बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। गोवा किसके अंदर था, तो ये बीजापुर सुल्तान के अंदर था, बीजापुर सुल्तान के अंदर था। आप मेडिएवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे बीजापुर सुल्तान, बीजापुर सल्तनत के बारे में। आदिल शाही डायनेस्टी का राज हुआ करता था, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको। तो बीजापुर सुल्तान से इसने गोवा को कैप्चर कर लिया। इसने जो अपने लोग थे, पोर्तुगीज लोग थे, इनको बोला क्या कि आप इंडियन वाइफ्स लो, सो दैट एक नया यूरेशियन रेशियल ग्रुप बनेगा, जैसे यूरोप और एशिया यूरेशियन रेशियल ग्रुप बनेगा। तो इंडियन वाइफ्स को आप लोग इंडियन वाइफ मतलब इंडियन गर्ल से शादी करो, इसने ये किया। उसके बाद इसने बहुत सारे क्रॉप्स को भी इंट्रोड्यूस किया। कौन कौन से क्रॉप्स थे, आपने कुछ तो सुना भी होगा, टोबैको है, पोटैटो है, पपाया है, उसके बाद चिली है, पाइनएप्पल है, ये सब जो क्रॉप्स है इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद जो इम्पोर्टेंट गवर्नर आए हैं भारत में, उनका नाम है नीनो दा कुन्हा। नीनो दा कुन्हा जो है वो 1529 से 38 तक, 1529 से 1538 तक गवर्नर रहे हैं। पुर्तगीज गवर्नर थे भारत में 1529 से 1538 तक। इनका जो मेन काम था, जो जो इनके शासनकाल में हुआ था सॉरी, एक तो इन्होंने जो हेडक्वार्टर था पुर्तगीज सेटलमेंट का, जो एक हेडक्वार्टर था जहाँ से सारा बिजनेस हैंडल होता था, उसको इन्हें कोचीन से गोवा ट्रांसफर कर दिया 1530 में। उसके बाद इनका दूसरा काम था दीव एंड बसेन। गुजरात के जो रूलर थे बहादुर शाह, इससे इन्होंने दीव एंड बसेन ले लिया। नीनो दा कुन्हा के समय ही, अभी तक तो आप देख रहे हैं वेस्टर्न कोस्ट की तरफ क्या हो रहा है, ये वेस्टर्न कोस्ट की तरफ अपने अपने सेटलमेंट को फैला रहे थे। नीनो दा कुन्हा की तरफ के समय ही बंगाल की तरफ इनका मूवमेंट चालू हो गया, बंगाल की तरफ अपना जो है सेटलमेंट उधर भी स्टैब्लिश करने लगे। नीनो डा कुन्हा के समय अब जो है ये पुर्तगीज जो छोटे छोटे सेटलमेंट थे, इन्होंने इसको स्ताडो दा इंडिया नाम दे दिया। मतलब पुर्तगीज जो पूरा पावर था, ये पुर्तगीज रूल स्ताडो दा इंडिया के नाम से चालू हो गया। उसके बाद नीनो दा कुन्हा के समय और तो कुछ नहीं हुआ, बस इतना ही हुआ। अब हमें ये देखना है कि पुर्तगीज जो भारत में रहे हैं, इन्होंने और क्या क्या किया, कहाँ कौन सा सेटलमेंट क्या किया। तो इन्होंने जो अपना सेटलमेंट सब जो डाला था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये याद रखना है, कोचीन, कालीकट, कैनानूर और कोचीन। फर्स्ट सेटलमेंट इनका रहा कालीकट में, फिर कैनानूर और तीसरा
कोचिन। आगे हम लोग और भी कुछ पढ़ेंगे इसमें। इसमें हमें और क्या पढ़ना है कि जैसे अब दीव एंड बसीन है, तो बसीन बाद में जब मराठा हैं तो उन्होंने सल्सेट और बसेन ले लिया था। उसके बाद जब हुगली में इन्होंने अपना पहला सेटलमेंट डाला था पुर्तगीज ने, तो वहाँ पे पुर्तगीज सेटलमेंट जब हुगली में डाला था तो ये लोग पायरेसी पे, स्मगलिंग पे बहुत ज़्यादा, ये लोग बहुत पायरेसी स्मगलिंग वगैरह करते थे, जिससे परेशान होके हुमायूं ने अटैक भी किया था। हुमायूं ने अटैक भी किया था पुर्तगीज सेटलमेंट पे। हुमायूं का जो अटैक था वो स्पेशली पुर्तगीज पे डायरेक्टली नहीं था। जब हुमायूं ने गुजरात पे अटैक किया ना, तो बहादुर शाह जो थे वो, गुजरात के बहादुर शाह, इन्होंने पुर्तगीज से हेल्प मांगा, पुर्तगीज से हेल्प मांगा हुमायूं से लड़ने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली बहादुर शाह को पुर्तगीज ने एक शिप पे बुलाकर वहां पे इनका मर्डर हो गया था, ये बहादुर शाह खत्म हो गए थे वहीं पे। यही 3-4 गवर्नर के बारे में हमें पढ़ना है, और पुर्तगीज पावर का डिक्लाइन डिक्लाइन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ज़रूरी है। अब डिक्लाइन के पीछे क्या क्या रीज़न था, जिस समय इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इन्होंने जब अपने भारत में जो वेस्टर्न कोस्ट पे अपने सेटलमेंट्स डाले, उस समय मुगल पावर जो है, उतना मुगल पावर उस समय, मुगल से पहले दिल्ली सल्तनत थी, उसके बाद मुगल पावर आई, तो साउथ में इतना ज़्यादा उनका प्रभाव नहीं था। तो इस कारण इनका सेटलमेंट बहुत इजीली हो गया, बहुत ज़्यादा इनको कोई रोक टोक नहीं मिला। लेकिन उसके बाद बहुत पावरफुल डायनेस्टीज आई, जैसे मराठाज आए, मराठाज ने ही सल्सेट एंड बसेन ले लिया। लास्ट में सिर्फ गोवा, दमन एंड दीव बचा था पुर्तगीज के पास। सल्सेट एंड बसेन जो था वो कैप्चर कर लिया गया बाजीराव वन के द्वारा। बाजीराव वन के द्वारा सल्सेट एंड बसेन कैप्चर कर लिया गया था 1739 में। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाजीराव वन के द्वारा सल्सेट एंड बसेन कैप्चर कर लिया गया था। दूसरा क्या है कि पहले सिर्फ पुर्तगाल और स्पेन जो थे वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, उनको फंडिंग सरकार की तरफ से मिली थी कि गो एंड ट्रेड विथ ईस्ट। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि पुर्तगीज के बाद डच आए, फिर इंग्लिश आए, ब्रिटिश, फिर डेन्स आए, फिर फ्रेंच आए। तो ये रेनेसा के पीरियड के बाद जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट लाया अपने टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट लाया। वो नावल सुप्रीमेसी उन्होंने इस्टेब्लिश किया अपना, तो उनका पावर बढ़ा। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि पुर्तगीज जो थे वो डच से भी बाहर गए, और जब यहाँ पे अपना इस्टेब्लिशमेंट कर रहे थे, तो 1608 में जब अंग्रेज यहाँ पे अपना इस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश कर रहे थे और कोर्ट में आए थे, मुगल कोर्ट में आए थे तो पुर्तगीज जो है बहुत अपोज किया उस चीज़ का। बट 1612 में बैटल ऑफ स्वाली हुआ, इसमें जो है पुर्तगीज को बुरी तरह अंग्रेजों ने हरा दिया। अंग्रेजों के जो कमांडर थे उसमें थॉमस बेस्ट, ये थे कमांडर। इन्होंने बहुत बुरी तरह पुर्तगीज को हराया, और इससे मुगल कोर्ट को भी समझ में आया कि कौन सी जो यूरोपियन पावर है वो ज़्यादा पावरफुल है। बाद में उसके बाद हॉकिंस और रोआ जो है वो मुगल कोर्ट पहुंचे, परमिशन लिए ट्रेड करने का। ये सब हम लोग जब अंग्रेज का पढ़ेंगे तो हमने फिर देखेंगे। सबसे पहला जो पोर्ट इन्होंने पोर्ट वो सबसे पहला जो सेटलमेंट इन्होंने ईस्टर्न तरफ, भारत के ईस्ट की तरफ किया था, वो हुगली में किया था। ठीक है, हुगली में किया था। भारत जो अभी भारत है 1579 में इन्होंने हुगली में किया था। 1579 में इन्होंने सिटी एस्टेब्लिश किया, हुगली सिटी। हुगली सिटी जो है इन्होंने एस्टेब्लिश किया।
इसके लिए परमिशन जो है अकबर से मिला था, अकबर ने परमिशन दिया था। उसके बाद इन्होंने 1528 में चिटागोंग, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि निनो दा कुन्हा के समय बंगाल की तरफ इन्होंने अपने पावर को एक्सटेंड किया था, बढ़ाया था। तो जो बंगाल के सुल्तान थे महमूद शाह, इससे परमिशन लेके चिटागोंग में इन्होंने अपना फैक्ट्री डाला था। चिटागोंग में अपना फैक्ट्री डाला था। उसके बाद 1600, ये मैं जो डिक्लाइन बता रहा हूँ उसी में आगे है कि 1632 में शाहजहां ने इनके पैरिसी स्मगलिंग सबसे परेशान होकर कासिम खान को भेजा था इनको उखाड़ फेंकने के लिए। तो फिर ये हुगली से भाग गए थे 1632 में। ये सब इनका डिक्लाइन का कारण है। दूसरा क्या था कि ये ट्रेड तो कर रहे थे, पर ट्रेड के साथ साथ ये क्रिश्चियनिटी को बहुत प्रमोट कर रहे थे, ठीक है, और मुस्लिम्स का परसिक्यूशन कर रहे थे, और ये लोग हिंदूज के प्रति बहुत ही इनटॉलरेंट थे। आप ये जानते हैं कि अगर अपने धर्म पे बात आ जाए तो भारतीय छोड़ते नहीं हैं। तो अल्टीमेटली इन पुर्तगीज हर जगह से उखाड़ के फेंक दिए गए, और 3 जगह बचा, गोवा, दमन एंड दीव। और ये जो गोवा, दमन एंड दीव था, ये जो है 1961 में फिर पुर्तगीज से आज़ाद कराया गया, ऑपरेशन विजय के अंतर्गत। भारत के आज़ाद होने के बाद ऑपरेशन विजय के अंतर्गत ये तीनों जगह, गोवा, दमन दीव उनके कब्जे में था। गोवा को 1961 में ऑपरेशन विजय के अंतर्गत हमने पुर्तगीज से इसको आज़ाद कराया। कुछ वर्क जो था डिक्लाइन, तो आप समझ गए डिक्लाइन ये कारण था, ठीक है। डच से ये लोग हार गए। डच जैसे पुर्तगाल जो था वो एक स्पेनिश डिपेंडेंट बन गया था 1580 के समय, और 1588 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पूरे स्पेनिश फ्लीट को हरा दिया था, और जो स्पेन का जो नेवल सुप्रीमेसी था उसको खत्म कर दिया था। तो अब जब वहीं पे वो हार चुके हैं तो फिर भारत में तो ऐसे ही वो छोटा सेटलमेंट सब था। उसके बाद धीरे धीरे वो खत्म हो गया। कुछ कुछ चीज़ जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, पहले मैंने बताया कि इन्होंने कुछ क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किया था। पुर्तगीज ही थे जो पहला प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस भारत में लेकर आए थे। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस लाए थे 1556 में। और हमारे यहाँ जो प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, उनकी जो साइंटिफिक स्टडी, कौन सा प्लांट के किस पार्ट से क्या कौन सी दवा बन रही है, बनेगी, इसका स्टडी भी पहली बार पुर्तगीज के द्वारा ही हुआ था। ये है पुर्तगीज की पूरी कहानी शुरू से लेके अंत तक। इसमें आपको बैटल ही बता दिया मैंने। बैटल ऑफ चौल ध्यान रखना है। बैटल ऑफ दीव को ही सेकेंड बैटल ऑफ चौल कहते हैं। बैटल ऑफ चौल 1508 में हुआ, फिर 1509 में बैटल ऑफ दीव हुआ, फिर बैटल ऑफ स्वाली याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कौन कौन से गवर्नर आए थे, किस गवर्नर ने क्या किया है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहले पुर्तगीज गवर्नर थे, लेकिन अल्फांसो डी अल्बुकर्क को का रियल फाउंडर कहा जाता है। किसने कौन सा बैटल लड़ा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने बैटल ऑफ चौल, बैटल ऑफ दीव लड़ा है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने फोर्ट अंजेडिवा बनाया, जिसके लिए उसने परमिशन लिया वीर नरसिम्हा राय से। अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेम मिलता जुलता क्वेश्चन फोर्ट भटकल के बारे में पूछा जा चुका है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने फोर्ट भटकल बनाया, जिसमें कृष्णदेव राय से परमिशन लिया था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन इस बार आया, हो सकता है कि वो क्वेश्चन आ जाए कि भाई फोर्ट अंजे दीवा कहाँ है। और ये फोर्ट अंजे दीवा जो है गोवा में है, गोवा के नज़दीक एक आइलैंड है, उसी पे है ये। तो ये चीज़ हो गया। अल्बुकर्क ने क्या किया ये याद रखना है। सती प्रैक्टिस को बैन किया था। कार्टेज सिस्टम लाया था। कार्टेज सिस्टम जो कि एक लाइसेंस है, जो भी पुर्तगीज सेटलमेंट के पास आ रहे हैं सिर्फ, उनको एक परमिट, एक लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। उसके बाद अल्बुकर्क ने जो भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे, हॉर्मुज, मालाबार, मलक्का, रेड सी, यहाँ पे अपना बेस बनाया। कहाँ कहाँ? हॉर्मुज बता दिया मैंने, मलक्का, रेड सी में कहाँ जो बेस है वहाँ पे इन्होंने बनाया। उसके बाद अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पे कैप्चर कर लिया विद द हेल्प ऑफ कृष्णदेव राय। और गोवा किसके अंडर में था उस समय? बीजापुर सुल्तान, आदिल शाही डायनेस्टी के अंदर था।
और इसने क्या किया, कुछ कुछ जो क्रॉप यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया वो था टोबैको, पोटैटो, पपाया, चिली, पाइनएप्पल, ये सब। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट गवर्नर थे नीनो दा कुन्हा, 1529 से 38 थे, 38 तक। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कोचीन से गोवा शिफ्ट किया। इसके पहले कोचीन था। इन्होंने दीव बेसिन को कब्जा किया गुजरात के बहादुर शाह से। इन्होंने जो है अपना ट्रेड को बंगाल की तरफ, अभी बताया मैंने 1528 में चिटागोंग में बंगाल के जो गवर्नर थे महमूद शाह, उनसे इसने परमिशन लेकर किया। ये जो है उसी समय पुर्तगीज अंपायर एस्तादो दा इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। पुर्तगीज अंपायर पहला सेंटर कैलिकट बना, फिर कैनानूर, फिर कोचीन। हुमायूं ने गुजरात पे अटैक किया था। गुजरात पे अटैक किया था। गुजरात पे जब अटैक किया तो हेल्प बहादुर शाह किससे लेने गए, पुर्तगीज के से लेने गए। आप देख रहे हो दीव एंड बसेन पुर्तगीज ले लिए हेल्प के बदले। बाद में ये जो गुजरात है कि जो बहादुर शाह हैं उसको सिप पे बुलाया गया पुर्तगीज के द्वारा और वहाँ पे इनको मार दिया गया। उसके बाद इनका डिक्लिनेशन कैसे हुआ, पहले तो पावरफुल एम्पायर था नहीं साउथ में, फिर धीरे धीरे पावरफुल एम्पायर आया मराठा में। उधर यूरोप में एडवांसमेंट चल रहा था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, ये सब जो ये लोग एक्सप्लोरेशन किए और उनके सामने पुर्तगाल जो था वो छोटा पड़ गया। दूसरा, पुर्तगाल जो है वो स्पेन का डिपेंडेंसी बन गया और डिपेंडेंसी बनने के बाद अंग्रेजों ने 1588 में पूरे नेवल फ्लीट, स्पेन के नेवल फ्लीट को हराया और उनकी सुप्रीमेसी को, नेवल सुप्रीमेसी को ख़त्म किया और अपनी सुप्रीमेसी को इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ स्वाली। अभी तक जो है मुगल राज में जो पुर्तगीज है वो किसी को नहीं आते थे, बट अकबर जो है वो उनको परमिशन नहीं मिलता था फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए। पर जब बैटल ऑफ स्वाली में थॉमस बेस्ट ने हरा दिया पुर्तगीज को बहुत बुरे तरीके से, तब ये भी इनका एक डिक्लाइन का एक कारण रहा। हुगली सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1579 में। उससे पहले 1528 में चिटागोंग में हुआ था, बंगाल के जो हैं सुल्तान महमूद शाह, उनसे परमिशन लेके। 1632 में 1632 में ये क्या बताया था मैंने, 1632 में शाहजहां ने कासिम खान को भेजा था पुर्तगीज को उखाड़ फेंकने के लिए हुगली से। क्यों? क्योंकि ये लोग पायरेसी में, स्मगलिंग में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे। अब ये करने से, स्मगलिंग पायरेसी से क्या हो रहा था, इनको जो टैक्सेस और जो मिलता था वो कम होता जा रहा था। ये चीज़ हम लोग आगे भी पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स के केस में, जब बैटल ऑफ पलासी हुई थी, दस्तक के कारण जो हुई है वो पढ़ेंगे हम लोग। तो 1632 में हुआ, हुगली से वो लोग निकल गए, भगा दिए गए। फाइनली जो है 3 जगह इनका सेटलमेंट बचा था, गोवा, दमन एंड दीव। 1961 में ऑपरेशन विजय के अंतर्गत इन्होंने जो है गोवा पे भारत ने अपना कैप्चर कर लिया और फाइनली पुर्तगीज पावर खत्म हो गई। तो हमें जो जो पॉइंट मैंने बोला ये आपको ध्यान रखना है, ये इससे क्वेश्चन आ सकता है और इसमें बहुत सारे पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अगली क्लास इसके आगे पुर्तगीज के बाद जो डच आए, इंग्लिश आए, डेन्स आए, फ्रेंच आए, उनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जितने फैक्ट हैं और इसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों क्या हुआ, वो मैं आपको पूरे तरीके से बताऊं, समझाऊं। और मैं जितने फैक्ट आपको बता रहा हूँ ये कोई एक सोर्स से नहीं है, ये बहुत सारे सोर्स, जो भी जहाँ भी फैक्ट किसी एक बुक में कुछ छूटता है, किसी एक बुक में कुछ छूटता है, वो सारे फैक्ट्स को कवर करते हुए मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। पीसीएस की पाठशाला की अगली क्लास में हम डच के बारे में, डच, इंग्लिश, डेन्स और फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे और इस तरह कैसे यूरोपियन आए, इनका अराइवल हम लोग पूरी तरह से फिनिश करेंगे, ख़त्म करेंगे और खा पी के बैठ जाएंगे इसको, कि आपको आगे से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।